नमस्कार, मैं महिमा आज आपको सुनाऊंगी चित्रा मुदगल द्वारा लिखी हुई कहानी इस हमाम में। आज उसकी घंटी नहीं बजी, ना ही आवाज सुनाई दी। रोज सुबह दरवाजे के बाहर से उसकी आवाज सुनाई पड़ती, बाई कचरा। इसी तर्ज में वह यानी अंजा हमारे लंबे कॉरिडोर से जुड़े हर फ्लैट की घंटी बजाती हुई कचरा शब्द का उच्चारण करती है। फिर कचरा लेने उसी फ्लैट के सामने पहुंच जाती जिसकी घंटी उसने सबसे पहले बजाई थी। ऐसा शायद वह सुविधा के लिए करती थी कि तब तक हर फ्लैट का बाशिंदा अपने अपने कचरे का डिब्बा दरवाजे के बाहर रख दे और अंजा को व्यर्थ प्रतीक्षा न करनी पड़े। 10 माले की ऊंची इमारत के हर घर से उसे कचरा इकट्ठा करना पड़ता था। लोगों को भी आदत हो गई थी, वे उसकी घंटी पहचानते थे। सुबह दूध वाले की घंटी, पेपर वाले की घंटी और अंजा की। सुबह की व्यस्तता के बावजूद लोग उसकी आवाज सुनते ही दरवाजा खोल अपना कचरे का डिब्बा बाहर रख देते और बिना अंजा की प्रतीक्षा किए हुए अपने काम में लग जाते। अंजा एक एक का कचरा क्रमशः अपने प्लास्टिक के भारी झापे में उड़ेलती, खाली डिब्बा यथा स्थान रखकर दूसरे फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच जाती। बाद में लोग अपना अपना डिब्बा सुविधानुसार उठा लिया करते। शुरुआत के दिनों में मैं भी ऐसा ही करती थी। ठीक 8:45 बजे घड़ी देखकर सोमेश दफ्तर के लिए निकल पड़ते। मैं बैग उठाकर उन्हें लिफ्ट तक छोड़ने के लिए दरवाजा खोलती तो खाली कचरे का डिब्बा घर की देहरी से सटा रखा होता। शायद यह बात सोमेश कई दिनों से गौर कर रहे थे कि कचरे वाली कचरा तो लेकर चली जाती है, मगर मैं इस बीच खाली डिब्बा ज्यों का त्यों पड़ा रहने देती हूँ। घर से निकलते ही सबसे पहले खाली डिब्बे का दर्शन उन्हें अपशकुन प्रतीत होता। उनके इस वहम से परिचित होते ही मैंने अपनी आदत बदल ली थी और ऐसी स्थिति में मेरे और अंजा के औपचारिक परिचय ने आत्मीयता की प्रगाढ़ता ग्रहण कर ली थी। अब होता यह था कि जैसे ही उसकी घंटी बजती, मैं फौरन अपनी व्यस्तता झटक कर डिब्बा उठा अंजा के सामने पहुंच जाती और उसे तुरंत खाली कर देने के लिए कहती। एक आध रोज तो इस परिवर्तन से उसे परेशानी हुई थी। कचरे का झावा 58 नंबर वाले फ्लैट के सामने ही वह हमेशा की तरह रखा छोड़ आती थी। पूछे बिना उससे रहा भी न गया था। मुहासे भरे सांवले गालों की उभरी गोलाइयों के नीचे कुछ अधिक फटे होठों में वह अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराई थी। इधर कचरे का डिब्बा चोरी नहीं होता। उसके गलत मतलब निकालने पर एकाएक दिमाग भन्ना उठा था। सुबह का वक्त था, संयत होकर जवाब दिया, यह बात नहीं है अंजा। असल में सांप को दरवाजे पर पड़ा हुआ खाली कचरे का डिब्बा अपशकुन लगता है, बस इसीलिए। क्या? उसका मुंह अचरज से खुल गया। आंखें पटपटाकर बोली, साहब इतना शिखेला पड़ेला मानुस होकर ये सब बात मानता है क्या? आजकल तो अपन लोग भी ऐसा बात पे विश्वास नहीं करता। फिर क्षण भर निर्विकार भाव से देखा मैंने उसे, फिर खाली डिब्बा लगभग उसके हाथ से झटककर अपना दरवाजा बंद कर लिया। इस प्रश्न का जवाब भी क्या था मेरे पास। जबरन सहेजा हुआ तटस्थ भाव रसोई तक पहुंचते पहुंचते मौमसा पिघलने लगा। एक तरह से मुझे उसका यह कटाक्षपूर्ण प्रश्न अच्छा लगा था, क्योंकि उसके प्रश्न में जिज्ञासा की तीव्रता के अलावा सोमेश के बहमी व्यक्तित्व के प्रति तिरस्कार का भाव भी था। इतना शिखेला पड़ेला मानुस। अंजा के ये शब्द व्यस्तता के बावजूद मस्तिष्क के संवेदन तंतुओं में दुबके हथौड़ों की धमक से निरंतर बजते रहे। लगा था कभी अंजा को अपने करीब बैठाकर वह सब बता दूं। मैं एक नहीं कई कई बहमों की चोट से छिदी हुई हूं और शुष्कता की हद तक जीवन मोह से विमुक्त। और जब अंजा की आंखों का प्रतिपल गहरा होता, विस्मय एकाएक उपहास बनकर सोमेश के व्यक्तित्व पर गिट्टियां उछलेगा, तो शायद मैं एक सुखद राहत महसूस करूंगी। एक मामूली कचरे वाली का उपहास मेरी अपनी टीसों पर ठंडा फाहा होगा। ऐसा हो नहीं पाया। उसे अपने करीब फुर्सत से बैठा तो नहीं पाई, बस परस्पर बोल चाल निश्चय ही बढ़ गई। यह भी सोमेश से छिपा नहीं रहा। अपनी नाराजगी वे दबा नहीं सके। एक रोज झुंझलाकर बिफरे, कचरा देने में इतना समय लगता है। बात सुनकर भी मैंने अनसुनी कर दी।
मेरी ये ढिठाई उन्हें बेहद नागवार गुजरी। मेरा नहीं तो पास पड़ोस वालों का ही लिहाज करो। सुनकर विद्रोह की एक तड़प सी कौन थी। चीखों का ढका दबा सैलाब फटने पड़ने को हुआ, किंतु हमेशा की तरह सब भीतर ही भीतर अंतस की गहराइयों में फूटता रहा, बहता रहा। बहुत पहले अपनी घुटन को अभिव्यक्ति दी थी। चश्मा उतार कर अपनी आंखें दिखाई थी। इन आंखों में देखने की शक्ति है, मस्तिष्क सोचता भी है, हृदय में संवेदनशीलता भी है। सुनकर सोमेश हंस दिए थे। तुम्हारी आंखें सचमुच खूबसूरत हैं दिवा, पर देखने के लिए उन्हें चश्मे के सहारे की जरूरत है। फिर जो निर्णय लादने का सिलसिला शुरू हुआ, उसने शायद मेरे कंधों की मजबूती पहचान ली थी। शादी के 4 साल बाद समीप हुआ था। मेरी खरीदी हुई स्लेट तथा रंगीन चाकों का डिब्बा न जाने कहाँ पड़ा होगा। सुंदर जिल्द वाली अक्षर ज्ञान की किताबें अपने ऊपर रखी जाने वाली नन्ही कोमल उंगलियों के स्पर्श से वंचित न जाने किस दराज में पड़ी धूल खा रही होंगी। 5 साल का समीप मेरी कांपती हुई टांगों से लिपटा चीखें मारता रहा। मदर ने अंक में भरकर उसे बहलाते हुए गोद में उठा लिया था और सांत्वना से मेरे कंधे थपथपाते हुए कहा था, कीप पेशेंस। भाभी भैया सोमेश को देखकर लौटे थे। भाभी ने कहा था, उन्हें तो एमए या पीएचडी से नीचे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए ही नहीं। कई महीनों तक मुझे देख दाख आने के बावजूद सोमेश के घर वालों ने मेरे संबंध में ब्याह का निर्णय लटकाए रखा था। शादी हो जाने के काफी अरसे बाद मौसी ने बताया था, चश्मे के बावजूद उन्हें इतनी सुंदर लड़की ढूंढे नहीं मिली थी। लड़कियां तो बहुत देखी गई थीं, पर सुंदरता, शिक्षा तथा जन्म पत्री का मिलना और 32 गुणों तक मिलना मेरे साथ ही संभव हो पाया था। और इसीलिए निर्णय लेने में समय तो जरूर लगा, पर हुआ मेरे पक्ष में। उस रोज की घटना सालों हो गए, मगर आज भी याद करते हुए सिहरती हूँ। सोमेश दफ्तर के लिए निकल रहे थे और सहसा उनके दरवाजे के बाहर होते ही मुझे याद आया था कि मैं जल्दबाजी में उन्हें रूमाल देना भूल गई हूँ। लपक कर दरवाजा खोल कॉरिडोर में पहुंची तो पाया कि ये लिफ्ट के सामने खड़े उसके ऊपर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुनिए। मैंने रूमाल वाला हाथ आगे उन्हें पुकारा तो वे एकाएक मुड़े और तमतमाए। मेरे करीब आकर तकरीबन बाह से घसीटते हुए भीतर खींच ले गए और इतनी जोर से धक्का मारा कि मेरा पूरा शरीर जड़ से उखड़े पेड़ की तरह ड्राइंग रूम की दीवार से टकरा गया। सुन्न होती देह काले काले धब्बों से भर गई। आंखों से मैंने उनका चेहरा कोशिश कर देखा था। वे लगभग चीख से रहे थे, आइंदा ऐसी हरकत मत दोहराना, समझी? कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, एक बार मैं घर से निकल गया तो समझो निकल गया, पीछे से कभी न बुलाना। दफ्तर में फोन भले ही कर देना। उस वक्त अम्मा कुछ दिनों के लिए हमारे साथ थीं। मेरे प्रकृत होते ही उन्होंने मुझे सोमेश के बहमी प्रकृति पक्ष और उसकी प्रामाणिकता पर लंबा चौड़ा भाषण दे डाला था कि ऐसी टोका टोकी से किस तरह बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। इन सब बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा बहू। सोच विचार कर चलने की हमारी कुल परंपरा है। हम 20 बिसुआ वाले कान्य कुब्ज जो ठहरे। रूढ़ी और पाखंड के बवंडर में घिरा आहत मन क्षोभ और पीड़ा से छटपटा उठा था। भैया भाभी के प्रति आक्रोश की उभरी चिंगारी शनेह शनेह जवान आग की शक्ल अख्तियार करती ही जा रही थी कि तभी अचानक अंजा से भेंट हो गई थी और जानबूझकर मैंने उससे संसर्ग बढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि ऊंच नीच की कुलीनता अकुलीनता से प्रभावित रहने वाली सोमेश की भावनाओं का मुंह बिरा सकूं। एक दोपहर गहरी नींद में घंटी की आवाज सुनकर जब मैंने दरवाजा खोला तो पाया सामने कचरे वाली अंजा खड़ी है। समझ में नहीं आया इस वक्त वह क्यों कर आ सकती है। उसके असमय आने का प्रयोजन पूछना ही चाहती थी कि तब तक वह साधिकार भीतर दाखिल हो गई। पता नहीं क्यों मुझे उसका आना अच्छा लगा। उससे बैठने के लिए कहकर सोत्साह वॉश बेसिन पर जाकर मुंह हाथ धोने लगी। फिर चाय बनाकर उसे 2 कपों में छान एक कप अंजा को थमा उसके निकट आकर बैठ गई। अक्सर जब कभी उसे सुबह फ्रिज का ठंडा पानी पीना होता तो वह मुझसे ही मांगती थी। मैं निसंकोच पानी गिलास में ढाल उसे थमा देती। गिलास में पानी लेते हुए वह संकोच से सिकुड़ उठती।
कहती, बाई, एक तुम ही छो जो अपन को बोईच बर्तन में पानी पिलाता है जिसमें तुम खुद पीता है। नहीं तो अपन को तो लोग असीच कप में पानी देता है जो कचरे में फेंकने वाला होता है। समझते हैं हम इंसान नहीं, मैला है मैला। वह बिना कुछ बोले फौरन चाय सुड़कने में तन्मय हो उठी। उसके द्वारा ही कुछ कहे जाने की प्रतीक्षा करती रही। उसका चिंता मग्न चेहरा काफी उदास लग रहा था। मैंने उसे हमेशा हंसते हुए मजाक करते हुए देखा है, बल्कि सुबह मुझे उसके रसीले बतख हाव की वजह से ही प्रतीक्षा रहती थी कि भेंट होते ही वह कोई न कोई टीका टिप्पणी भरी बात करेगी या फिर कुछ फूहड़ किस्म के मजाक जो मुझे वस्तुतः अच्छे लगते थे। हमारे बीच दुबकी बैठी चुप्पी मैंने ही तोड़ी। क्या बात है अंजा, आज तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो। हाँ वो बाई, मेरे को कुछ रुपया चाहिए था। वह संकोच से सहमती हुई सा हंसकर बोली। रुपए? क्या जरूरत आ पड़ी तुम्हें? झोंपड़ा लेने का मेरे को। उसकी बात सुनकर मुझे अचरज हुआ। अपनी जिज्ञासा दबा नहीं पाई। घर नहीं है क्या तेरे पास? है पन, कहकर वह अपने मन की दुविधा झेलती कुछ पल मौन हो आई। लेकिन चाय खत्म होते न होते वो अपनी सारी परेशानी ब्यौरे बार बता गई। उसने तथा उसके तीसरे पति ने मिलकर खार झोंपड़पट्टी में एक झोंपड़ी ली है, जिसके लिए उसे 150 रुपया डिपॉजिट और 15 रुपए चालू भाड़े का जुगाड़ करना था। मैंने देखा, घर के विषय में बताते हुए उसका उदास चेहरा खिले फूलों सा निखर आया है। अभी वाला घर में नल भी है, म्यूनिसिपैलिटी का संडास भी है। पिच्छू जहां हम रहता था ना, वहां पानी का बहुत दिक्कत था। बम्बा से पानी भर के लाना पड़ता था। और संडास, सुनेगा तो तुम हंसेगा, ईश्वर नहीं करेगा, एकदम सुबह को उठकर सड़क का बाजू में। ऐसी दयनीय स्थिति सुनकर भी मैं अपनी हंसी रोक नहीं सकी थी। जाने के पहले 150 रुपए मैंने उसकी हथेली पर धर दिए थे। अंजा की आंखें अनायास स्नेहिल कृतज्ञता से भीग आई थीं। अचानक झुकी तो उसका हाथ मेरे पैरों पर टिक गया। भाई, आपका जैसा दिल किसी का नहीं देखा अपन। घर, मुझे अंजा को मनपसंद घर मिल जाने की खुशी हुई थी। अपना यह फ्लैट मुझे कभी घर की तरह नहीं लगा। किसी दौड़ती हुई ट्रेन के स्लीपर कंपार्टमेंट का हिस्सा भर मालूम होता था, जिसका फर्श दूसरे के घर की छत है और छत किसी और के घर की जमीन। 2-3 कहानियां लगातार पड़ गई थी। आंखों में दर्द सा महसूस होने लगा था। पता नहीं चश्मे का नंबर बढ़ गया है या दोपहर भर लगातार पढ़ने का नतीजा था। कहानी की पत्रिका सिरहाने उठाकर रख दी थी। चश्मा उतारकर दोनों हथेलियों से दुखती आंखों को हल्के हल्के दबाया। एक सुखद राहत से पलकें तंद्रिल हो उठी। नहीं नहीं, मैं सोना नहीं चाहती। सोमेश महसूस ही नहीं करते कि अब मैं पढ़ते पढ़ते थक गई हूँ, सोते सोते थक गई हूँ, दिन भर टेबल कुर्सियां कुशन झाड़ते पहुंचते थक गई हूँ, सिर्फ उनकी और उनकी ही बातें सुनते सुनते थक गई हूँ। न किसी के संग उठना बैठना, न कहीं मन मुताबिक आना जाना। आना जाना भी हो तो सोमेश की उपस्थिति का दबाव हर पल किसी पीछा करते हुए व्यक्ति की कड़ी निगरानी के आतंक सा मन को बंधक बनाए रहता। अंजा से मैंने अपनी इस ऊबन का जिक्र किया तो वह सुझाव देती सी बोली, भाई, अक्खा दिन काय को घर में पड़ा सड़ता है। दूर किसी ऑफिस में काम धंधा देख लो ना। साहब जो भी बोलता है तुम गुपचुप काय को मान लेता है। तुम शिखेला पड़ेला है ना, परवाह मत करो। जितना परवाह करेगा ना, उतनाच वो तुमको आंख दिखाएगा, समझा? फिर बाबा का भी तो काम नहीं है। वो उधर शाणा में और तुम इधर घर में अकेला भूत सरखा। उसकी बातों ने सचमुच घेरे को तोड़ने का विद्रोह पैदा कर दिया था। सोमेश को बिना बताए एक स्कूल में मैंने अध्यापिका के लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया। साक्षात्कार का बुलावा आने पर चुपचाप साक्षात्कार भी दे आई। अचानक एक दोपहर मुझे स्कूल के अधिकारियों का पत्र प्राप्त हुआ कि मुझे वहां 1 हफ्ते के भीतर ज्वाइन कर लेना है। सुबह नाश्ते की टेबल पर सोमेश को जब मैंने यह खुशखबरी दी तो प्रत्युत्तर में उनका क्षण भर पहले का मीठा स्वर चिड़चिड़ाहट में बदल गया। नौकरी की तुम्हें क्या जरूरत आ पड़ी?
समीप के चले जाने के बाद से मैं दिन भर अकेली पड़ी ऊबती रहती हूँ। बस यही सोचकर आवेदन पत्र भेज दिया था। समय ही काटना है ना, लिख पढ़कर भी तो समय गुजारा जा सकता है। कितना? औरतें और भी बहुत से काम घरों में करती हैं, तुम उनसे निराली हो? निराली नहीं हूं, मगर वे बच्चे भी तो पालती हैं। दिवा, उनकी आवाज उत्तेजना से कांपने लगी। तुम्हारे वाहियात तर्कों के फिर में मैं नहीं आने वाला। घर में रखकर समीप की जिंदगी नहीं बिगाड़नी है मुझे। मुझे क्यों घर में रख छोड़ा है? मेरे इस दुस्साहस की उन्हें रंच मात्र भी कल्पना नहीं थी। दाढ़ी का ब्रश गुस्से से बेसिन पर पटकते हुए वे तौलिया उठा भन्नाते हुए बाथरूम की ओर मुड़ गए। पता नहीं हराम क्या चाहती है। 5 लाख का फ्लैट है, बच्चा आराम से सिंधिया में पढ़ रहा है, खामखा आंसू टपकाने की आदत पड़ गई है। वह भी ठीक ऑफिस के लिए तैयार होने के समय ही रेड मार कर रख दी। मल्होत्रा वाला अनुबंध आज तय होने से रहा। बाथरूम का दरवाजा बंद करने से पहले उन्होंने मुझे आग्नेय नेत्रों से घूरा, फिर आदेश भरे स्वर में बोले, फिजूल के तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्हें अभी इसी वक्त पत्र लिखकर मना कर दो, ताकि वे किसी और को तुम्हारी जगह नियुक्त कर लें, समझी? क्या मैं मात्र सोमेश की उंगलियों का संकेत भर हूं? यही और बस, इतनी ही मेरी पहचान है और मेरे होने की शर्त। अनजाने तीसरे आदमी के साथ घर बसाया है। मैं इस कटीली फेसिंग को सुरक्षा की चारदीवारी का भ्रम बनाए क्यों पेट में निवाले डालने की मजबूरी को जीवन का तालमेल और आपसी समझदारी जैसे अर्थहीन शब्दों की आड़ में जी रही हूं? अंजा के लिए नहीं, उसका और मेरा समाज का जीवन दर्शन अलग अलग है। बाथरूम से आकर सब कुछ पटका पटकी वाले मूड में स्वतः किया गया। मेरे निकाले हुए कपड़े न पहनकर दूसरे निकाल लिए गए। पॉलिश वाले जूतों को परे सरकाकर गंदे सैंडल पहने गए। रूमाल भी दूसरा ढूंढा गया, पर शायद मिला नहीं, अतः रोश में वह भी साथ नहीं रखा गया। दरवाजा इतनी जोर से बंद किया गया कि बड़ी देर तक कानों में एक अजीब सी भन्नाहट गूंजती रही। उठकर दरवाजे तक मैं भी नहीं गई। हमेशा ही समझौते को प्रस्तुत रहने वाली मेरी आदत ने एकाएक रुख पलटा था, और इस ढिठाई के लिए मन को पछतावे जैसी भावना ने उद्वेलित भी नहीं किया। बस आक्रोश का ज्वर निरंतर मन को बेधता रहा। कब तक यह सब सहना है? 600 रुपए की यह नौकरी मुझे अपने ढंग से खड़ा तो रहने दे सकती है। फिर घृणा 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 का अविराम बहाव कब से अंतर की अनदेखी गुहाओं में अबाध बहता रहा था। मुझे आभास ही नहीं हुआ एक शख्स के इतने हिस्से कैसे कर दिए जाते हैं। बेटी, बहू, पत्नी, माँ, नारी पैदा होते ही उसे समझाना शुरू कर दिया जाता है कि उम्र के हर टुकड़े को दूसरों की सुविधाओं के अनुकूल आत्मसात करके जीने में ही उसका जीना है। एक निर्धारित स्वीकार क्यों? आखिर क्यों? तकिया अमीबा की शक्ल में कई जगह से भीग गया। उठकर मैंने दीवार और दरवाजों के उन हिस्सों को बार बार छुआ था, पढ़ा था, जिन पर पिछली क्रिसमस की छुट्टियों में आए हुए समीप ने कहीं ABCD लिख दी थी, तो कहीं सेब का अंडाकार आकार खींचकर A फॉर एप्पल लिख दिया था, कहीं 1 2 3 4। रात को सोमेश मेहमानों के कमरे में ही सो गए। सुबह पता नहीं कब उठकर चले गए। 2 बजे तक नींद ही नहीं आई। उठी, मेडिसिन बॉक्स से कंपोज निकालकर खाई, तब कहीं जाकर आंख लगी। किसी भी काम के लिए उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन कचरे वाली अंजा की घंटी और साथ साथ ऊंची हुई लहकदार आवाज ने चुंबक सा खींच लिया। उठकर रसोई में आई तो हाथ यंत्र चालित से फ्रिज पर चले गए। देखा, दूध की 4 बोतलें स्टैंड में करीने से लगी हुई हैं। सोमेश ने उठकर ले ली होंगी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब दूध वाले की घंटी बजी, कब पेपर वाले की। रसोई के प्लेटफॉर्म पर चायदानी तथा एक जूठा कप भी पड़ा हुआ दिखा, परंतु मन को ग्लानि नहीं हुई। यह सब मुझे तकलीफ न पहुंचाने की भावना से नहीं किया गया है, बल्कि यह दर्शाने का प्रयास है कि तुम्हारे बगैर भी इस घर में पत्ता खड़क सकता है। तभी मन को मथते तर्क वितर्क को परे झटक मैं कचरे का डिब्बा उठाकर फुर्ती से बाहर आई। बाहर खड़ी वह मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। कचरे का डिब्बा जैसे ही मैंने उसकी ओर बढ़ाया, तेज तर्रार अनजाने किसी अप्रिय घटना की परछाई मेरी आंखों में पड़ ली।
क्या बात है भाई, आंख तो ऐसा सुझेला है जैसे रात को तुम बेबड़ा मारकर सोया हो। मजाक करके वह खुद ही हो करके हंसती, परंतु मैं न हंस सकी। शून्य दृष्टि से उसके कचरे के झाबे को घूरती भर रही। रात सांप से लफड़ा हो गया था। अंजा मेरी खामोशी पर तिक्त होती गंभीर हो आई। हाँ, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। मरद जात, कोई कोई छोड़ के बोलेंगे तो पक्का भड़ुआ होता है। अपन ने हिम्मत छोड़ी कि समझो उनके खीसे में। उसने हिकारत से मुंह बिचकाया। उसकी इस गाली में शायद मिला जुला आक्रोश था। सुनकर मैं अचकचा गई। उसे शायद इस बात की परवाह नहीं थी कि इस तरह की कड़वाहट हमारे भीतर भी उठती है, किंतु ऐसी अशालीन शब्दाभिव्यक्ति में हम उसे सुनने कहने के आदी नहीं होते। अंजा का आक्रोश पीछे लौटता कहीं अपनी यंत्रणाओं की गलियों में भटकने लगा था। हम तो पहले वाले मर्द को छोड़ा, इसलिए अक्खा दिन किट किट, जितना पगार उठाता था सब दारू में खलास। 3 साल में 3 बच्चा। बहुत मुश्किल से एक गेस्ट हाउस में झाड़ू कचरा उठाने का नौकरी मिला। पगार बोलेंगे तो फकत 80 रुपया। साला जब देखो तब भेज देता था गेस्ट हाउस के मेम साहब के पास। अंजा 5 रुपया उधार मांग कर ला न मेम साहब से। दारू भी मेरे ही पैसों की पीता और धुत होकर हड्डी भी मेरी तोड़ता। बच्चा लोग 2 जून पेट भरने को तरसता। 6 साल खड़ूस के संग कैसा निकला, बोलने को नहीं सकता। फिर सोचा, मर्द के साथ भी तो अपने हाथ का कमा के खाना पड़ता है, अकेला ही बच्चा लोग को पालेगा। पर भाई, जात बिरादरी वाला अकेला भी तो नहीं रहने देता। कहते कहते अंजा की आंखें पनियां आईं। एक दिन हम भट्टी वाला सेठ सद्दू के घर अपना 3 बच्चा लेकर आ गया। कुछ दिन तलक तो वो हमको बड़ा चाव से रखा, फिर लगा दिया भट्टी के काम में। मैं नौसादर और गुड़ सड़ा के दारू बनाने लगी, वो हरामखोर रात दिन जुआ खेलने को लगा। बात को पता लगा, एक रंडी पर रखेली होती उसकी, वहीं अक्खा रात दिन पड़ा रहता। झगड़ा करने से भड़ुआ मेरी पिटाई करता। कितना दुख रोएगा। सद्दू ने मेरे दोनों छोकरों को दारू पहुंचाने के काम में भिड़ा दिया। एक रोज दोनों मोटर का ट्यूब में दारू भरकर अंधेरी स्टेशन का पिच्छू एक होटल में पहुंचाने गया होता। तभी पुलिस का हाथ पड़ गया और वो कुतरा जामीन के वास्ते भी नहीं गया, बचा वो भी नहीं। एक दिन अक्खा झोंपड़ी पट्टी पर पुलिस का धाड़ पड़ा, खोद खोद के माल बाहर निकाला। सद्दू को भी पकड़ा। छोटे वाले बच्चे को लेकर मैं कैसा भी बच के भाग निकली। मंगतराम पेट्रोल पंप वाली झोंपड़पट्टी में एक रिश्ते की भावच थी, उसी के पास। भावच बड़ा बड़ा बिल्डिंग में कचरे वाली का काम करती थी। मैंने भी पेट पालने के लिए 2-4 घर पकड़ लिए। बाद में खबर लगा था सद्दू को साल भर का तड़ी पार मिला है। सहसा बगल वाले फ्लैट का दरवाजा खुलने से हमारी बातचीत में व्यवधान पड़ा। अंजा एकाएक खामोश हो गई। फ्लैट के मालिक मिस्टर पंजवानी बाहर निकल रहे थे। अंजा बड़े सहज भाव से चुपचाप अन्य घरों की ओर बढ़ती हुई उनकी घंटी बजाने लगी। मिस्टर पंजवानी ने मेरे करीब ठहरकर मुझसे हेलो की। प्रत्युत्तर में मैंने अपनी अटपटी स्थिति को ढकते हुए मुस्कुराकर उनसे प्रति प्रश्न किया, बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं दिए। जी, मैं करीब 3 महीने के लिए यूरोप की यात्रा पर था। अच्छा, मैंने स्वर में भरसक विस्मय भरकर कहा। वे मुस्कुराते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ लिए। उनके जाते ही अंजा दरवाजे से बाहर प्रतीक्षा करके कचरों के डिब्बे की उपेक्षा कर पुनः मेरे करीब आ खड़ी हुई। भाई, उसका स्वर मेरी ओर झुकता हुआ अचानक खुसफुसाहट में बदल गया। बाहर बियर कहीं नहीं गया था, 3 महीना जेल काट के आया है, ये सब मालूम है क्या? क्या? उसकी करुण कथा से अभिभूत मेरा हृदय एकाएक किसी सनसनीखेज घटना को जान लेने को तीव्र उत्सुकता में परिवर्तित हो उठा। बहुत बड़ा स्मगलर है ये, पकड़ा गया था, बचा नहीं। तुमको पता नहीं? नहीं, मेरे विस्मय का पारावार नहीं था। बहुत ऊंचा ऊंचा लोग रहता है आपके पड़ोस में। 34 नंबर वाली वो केशव मेम साहब है ना, आपको तो यही पता होगा कि वो नाच बाज सिखाती है, डांस का क्लास चलता है उसका। पर असल में, कहते कहते अंजा संकोच बस तनिक ठिठकी, धंधा करती है छोकरियों का। उनका घर का कचरे के साथ बहुत सारा फैमिली प्लानिंग पड़ा रहता है।
क्या बोलेगा? छी! घृणा से मुंह बिचकाकर उसने जैसे किसी से त्रस्त होकर नाक सिकोड़ी। तुम्हें ये बातें कैसे मालूम पड़ जाती हैं? मैंने अचरज से पूछा, जबकि मैं तो पड़ोस में ही रहती हूँ। तुम भी बाई बुद्धू सरी की बातें करती हो। कचरा के साथ बहुत सारी बातें ये लोग खुद ही बाहर फेंक देते हैं। मेरा मन उसकी कुशाग्रता पर हतप्रभ हो उठा। कैसी आत्मविश्वास से पगी और है, कितनी तेज बुद्धि, कितने आंधी तूफान झेले मगर छीज छीज कर भी लड़ाई लड़ रही है। आज वो घंटी नहीं बजी, ना वो लहकदार आवाज ही सुनाई पड़ी जिसकी मुझे बेचैनी से प्रतीक्षा रहती थी। घंटी तो बजी थी और कचरे के लिए पुकार भी आई थी, लेकिन घंटी का अंदाज रोज वाला नहीं था। आवाज किसी आदमी की थी। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। कचरे का डिब्बा उठाकर मैं हतोत्साहित सी दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई। मैंने अंजा की जगह एक बूढ़े को खड़ा पाया। आज अंजा नहीं आई? तबीयत ठीक नहीं है क्या उसकी? मैं अपनी जिज्ञासा कोशिश करके भी दबा नहीं पाई। प्रत्युत्तर में बूढ़े ने बुरा सा मुंह बनाया और कटाक्ष भरे स्वर में बोला, तबीयत क्या बीबी जी? जिसकी एक के साथ नहीं निभी 10 के साथ क्या निभेगी? फिर आदमी और जगह बदल लेने से जिंदगी थोड़ी ही बदल जाती है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने आशंका से भरकर पूछा। होना क्या था बीबी जी? रात मियाँ बीबी में खूब झगड़ा हुआ। मर्द जात लुगाई की सहन नहीं हुई, हाथ उठ गया सो उठ गया। अनजाने ताव में कुछ खा पी लिया। बढ़िया अस्पताल में पड़ी है, अभी तक होश नहीं आया है। मुझे उसके मर्द ने बदले में काम संभालने के लिए भेजा है। सुनकर मैं अवाक हो उठी। काम में मन नहीं लग रहा। दिमाग में निरंतर बूढ़े की आवाज गूंज रही है। आदमी और जगह बदल लेने से जिंदगी थोड़ी ही बदल जाती है। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।